गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 261। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो आरओ एआरओ के लिए चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 261 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक नहीं था? नस्लीय भेदभाव, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, अखाद्य भोजन, वेबल योजना, जो भोजन मिलता था वो खाने योग्य नहीं था। 1946 1946 के नौसैनिक विद्रोह के कारक के लिए कौन कौन सा उत्तरदायी है इनमें से? बिल्कुल, नस्लीय भेदभाव होता था भारतीय सैनिकों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, जो भोजन था वो खाने योग्य नहीं था, उनका ऐसा कहना था। वो वेबल योजना नहीं है, तो डी है इसका आंसर। देखिए 8 फरवरी 1946 को HMIS तलवार पर तैनात करीब 1100 रॉयल इंडियन आर्मी के जवानों ने निम्नलिखित कारणों से नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत की। रॉयल इंडियन आर्मी यानी भारतीय शाही सेना। कौन कौन से कारण थे वो? नस्लीय भेदभाव होता था उनके साथ, यानी भारतीय नाविक अंग्रेजी सैनिक के बराबर वेतन की मांग करने लगे। अखाद्य भोजन, जो भोजन था वो खाने योग्य नहीं था। HMIS तलवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप के कारण गिरफ्तारी हुई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा और इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग तथा उसकी वापसी की मांग। ठीक है, इंडोनेशिया को में जाने को तैयार नहीं थे भारतीय नौसैनिक, और जो चले गए उनकी मांग वापस बुलाने के लिए। तो ये कारण थे भारतीय शाही सेना के जवानों के विद्रोह के। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करेंगे। ये राज्य हैं मणिपुर, नागालैंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों को राज्य का दर्जा दिए जाने के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया वो 1987 में दिया गया। हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला। नागालैंड को मिला है 1963 या 64 में, और मणिपुर को मिला है 1972 में। तो सबसे पहले तो नागालैंड को ही मिला है, यानी 2 आ जाएगा। नागालैंड के बाद आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, 2 4 यानी ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा मणिपुर, और मणिपुर के बाद आ जाएगा गोवा 1987। देखिए, भारत ने वर्ष 1961 में एक पुलिस कार्यवाही के माध्यम से पुर्तगालियों से गोवा दमन द्वीप का अधिग्रहण किया था। उन्हें 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, तो गोवा हो गया 1987। और 1963 में 1963 में नागा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र को असम राज्य से बाहर कर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। और 1971 में हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में। और वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों को एक साथ राज्य का दर्जा मिला 1972 में, तो मणिपुर के सामने 1972। तो सही क्रम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से: नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर 1972 और गोवा 1987। यानी 2 सबसे पहले, 3 सबसे लास्ट में। तो 2 4 1 3। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तीसरा प्रश्न है, 1923 का ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? 1923 का ली आयोग संबंधित था सिविल सेवा से। बी है इसका आंसर। देखिए, ली आयोग का गठन 1923 में सिविल सेवाओं में यूरोपीय और भारतीयों के लिए भर्ती के तरीकों को देखने के लिए किया गया था। केवल सुपीरियर सिविल सेवाओं से संबंधित होने के कारण इसे भारत में सुपीरियर सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन के रूप में जाना जाने लगा।
नंबर 4 पर आ जाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित ताशकंद घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रायोजित थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, उज्बेकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र। भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित मतलब एक थर्ड पार्टी जो इनको बैठा रही है और हस्ताक्षर करवा रही है, वो है सोवियत संघ, रूस, बी। देखिए, यह एक दक्षिण एशियाई शांति सम्मेलन था जो जनवरी 1966 में ताशकंद में आयोजित किया गया, जिसे सोवियत राष्ट्रपति अलेक्सी कोसिगिन द्वारा प्रायोजित किया गया था, तो भी करेक्ट है। कोसिगिन की मध्यस्थता में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए और दोनों देशों के मध्य सामान्य और शांतिपूर्ण संबंधों को बहाल करने और अपने लोगों के मध्य आपसी समझ और मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही सम्मिलित है? कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस, घेरे की नीति यानी रिंग फेंस वॉरेन हेस्टिंग का। ये सही सम्मिलित है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। कुशल आक्रमणता की नीति 1864 से 69। जॉन लॉरेंस ने कुशल आक्रमणता की नीति शुरू की जो प्रथम अफगान युद्ध की प्रतिक्रिया थी। और घेरे की नीति यानी रिंग फेंस 1765 से 1813। यह नीति मराठों और मैसूर के खिलाफ वॉरेन हेस्टिंग के युद्धों में परिलक्षित हुई। इसका उद्देश्य था कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए मध्यवर्ती क्षेत्र यानी बफर जोन बनाना और अंग्रेजों को मुख्य खतरा मराठों और अफगान आक्रमणकारियों से था। ठीक है, यानी कंपनी ने बंगाल की सुरक्षा के लिए अवध की रक्षा को व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया था। नंबर 6 पर आ जाइए। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विटाल विध्वंसक यानी कर्मकांड का विनाशक, कर्मकांडों का विनाशक। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले। इसका आंसर है गोपाल बाबा बालंकर। गोपाल बाबा बालंकर की बात करें तो 1840 से 1900 के बीच में समय है इनका। गोपाल कृष्ण के नाम से जाना जाता है इनको। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो है अछूत महार जाति के एक परिवार में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के महारों में अधिकारों के लड़ने के वाले पहले व्यक्ति थे और वर्ष 1986 में सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए वो और लोगों को लामबंद किया और उन्हें उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूक कराया उन्होंने। 1888 में वालंकर ने विटाल विध्वंसक यानी कर्मकांड का विनाशक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जो अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में सबसे पहली पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1908 के अलीपुर बम षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस षड्यंत्र में किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई गई थी और यह काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया था। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अलीपुर बम षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे। उन्होंने तो असेंबली में बम फेंका था ना, वो भी खाली स्थान पर, जिसका अर्थ किसी को मारना नहीं था, वहां पर बहरों को सुनाना था। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है, तो केवल एक ही इसका सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई गई थी और यह काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया था। उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट के घर से बाहर आ रहे एक वाहन पर बम फेंका, लेकिन हुआ क्या? मजिस्ट्रेट की मृत्यु नहीं हो सकती थी क्योंकि वह उस वाहन में मौजूद ही नहीं था। लेकिन हमले में हुआ क्या? 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई और पुलिस द्वारा घेर लिए जाने के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर के स्थान पर क्या होना चाहिए था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तभी ऑप्शन सही होता दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से कौन
होम रूल लीग का सदस्य नहीं था। रामास्वामी अय्यर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। होम रूल लीग जिसकी शुरुआत की थी एनी बेसेंट और तिलक ने। रामास्वामी अय्यर थे इसके मेंबर होम रूल लीग के, मोहम्मद अली जिन्ना थे और मदन मोहन मालवीय भी थे। महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी होम रूल लीग के सदस्य नहीं थे, अन्य सभी होम रूल लीग के सदस्य थे। लीग है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अंग्रेजों के अधीन भारतीय शिक्षा के विकास की निम्न घटनाओं पर विचार करेंगे। वुड्स डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, शिक्षा की सॉर्जेंट योजना। कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए इनको। सबसे पहले तो वुड डिस्पैच ही आएगा 1854 का, यानी तीसरा सबसे पहले हो जाएगा। तो जहाँ हो गया सी आंसर हो गया 3 2 1। उसके बाद शिक्षा का हंटर आयोग और शिक्षा की सॉर्जेंट योजना। देखिए वुड डिस्पैच हो गया 1854 का। 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षिक प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माने जाने वाला यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। हंटर शिक्षा आयोग की बात करें तो 1882-83 का। इसके बाद देखिए पहले की योजनाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई और 1870 में जब शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को और नुकसान हुआ, क्योंकि प्रांतों के पास पहले से ही सीमित संसाधन थे। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1854 के डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यह आयोग नियुक्त किया। कौन सा? हंटर शिक्षा आयोग 1882-83। इसके बाद शिक्षा की सॉर्जेंट योजना, यह 1944 की सबसे नवीन। सर जॉन सॉर्जेंट जो कि भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे, इनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक ज्ञापन तैयार करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और उनका जो ज्ञापन है वो 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सौंपा गया था। तो सी सही है। 3 2 1। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना में प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, बेबल योजना या साइमन कमीशन योजना? देखिए वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे, यह प्रावधान था, यह मुख्य प्रावधान था 1945 की वेबल योजना का। सी है इसका आंसर। तो वेबल योजना 1945 के मुख्य प्रावधान क्या क्या? इसके तहत प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। कमांडर इन चीफ भी भारतीय बना देते, लेकिन नहीं करते थे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इसका उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ। सी बी। 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया था। इसी कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। देखिए जनमत पर राष्ट्रवादी प्रेस के बढ़ते प्रभाव के डर से लॉर्ड लिटन ने कुख्यात वर्नाकुलस प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से भारतीय भाषा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 1882 में सार्वजनिक विरोध के तहत वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को निरस्त करना पड़ा। ये दो लाइन भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं इनसे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम के तहत कहां पर एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? मद्रास में, कलकत्ता में, बंबई में या अवध संयुक्त प्रांत में? इसका आंसर है कोलकाता, उस समय का कलकत्ता। बी। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कलकत्ता के भीतर सभी ब्रिटिश विषयों और भारतीय तथा यूरोपीय सहित अधीनस्थ कारखानों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम था। इसमें मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार थे।
अक्सर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से टकराता था। आपराधिक मामलों में यूरोपीय विषयों पर कार्यवाही केवल यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा की जा सकती थी। ठीक है, जो आपराधिक मामले होंगे उन पर जो कार्यवाही होगी वो केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही कर पाएंगे। ठीक है, यूरोपीय विषय अगर है तो केवल यूरोपीय न्यायाधीश, कोई भारतीय नहीं। 13वां प्रश्न है, आदिवासी विकास रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन। इसका आंसर जनजातीय मंत्रालय नहीं है, इसका आंसर है डी, भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन। देखिए, भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई, जो वर्ष 1947 के बाद से यानी देश की आज़ादी के बाद से इस प्रकार का पहला प्रकाशन है। और भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2013 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संस्था के रूप में की गई थी, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में नागरिक समाज की कार्यवाही को बढ़ाया जा सके। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। क्या क्या है? यह है षड्यंत्र और यह है संगठन या क्रांतिकारी समूह जो उससे संबंध रखते हैं, जैसे अलीपुर संयंत्र, नासिक संयंत्र, लाहौर संयंत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत गदर पार्टी। देखिए, बिल्कुल जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है। अभिनव भारत जो है वो नासिक षड्यंत्र से संबंधित है, लेकिन अलीपुर षड्यंत्र से गदर पार्टी संबंधित नहीं है। तो केवल जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अलीपुर षड्यंत्र का तो आपको पता है, ऊपर था तो क्वेश्चन। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका था ना किंग्सफोर्ड की निकलती गाड़ी पर, उसमें था ही नहीं वो। अलीपुर षड्यंत्र मामला वर्ष 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में मौजूद नहीं था। दुर्भाग्य से इसके बदले 2 ब्रिटिश महिलाओं की जान चली गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे, खुदीराम बोस। अब है क्वेश्चन नंबर 15, अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। गरुण शक्ति इंडोनेशिया, मित्र शक्ति नेपाल, हैंड इन हैंड चीन। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है, बताइए। गरुण शक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इंडोनेशिया के साथ है भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास। हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ, ये भी ठीक है। मित्र शक्ति भारत और नेपाल नहीं, श्रीलंका के साथ है। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यह अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास, जैसे कि गरुण शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है। कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। और एक है युद्ध अभ्यास, नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। तो इन सभी को याद रखिएगा। एक आधा प्रश्न पूछ लेते हैं ये संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। तो 15 प्रश्न एडिट थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।